अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी 24 घंटे में मजीद 40 अफराद की जान गई। मुसलसल दूसरे रोज 3000 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। लाहौर में 24 घंटों में 1159 केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस बढ़ने के बावजूद भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इंतजामिया ने कई शादी हॉल्स और दुकानों को सील कर दिया है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, कोरोना बढ़ने के बावजूद SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर शहर है वो लाहौर है, जहां पर 24 घंटे के दौरान 1100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हैं जो आज लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के जो अस्पताल हैं उनके ICUs और ऑक्सीजन बेड्स भी भरना शुरू हो गए हैं। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 23 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बरकत मार्केट के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मुतादिद दुकानें जो है वो सील की गई गुज़श्ता रात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और वजह ये थी कि कोरोना की जो SOPs हैं, यानी कि जो दुकानदार हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इंडोर सिटिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं, कई इस तरह के हैं जहां पर शादियां हो रही थीं, उनको भी सील किया गया है। दानियाल उमर अपडेट कर रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर की शदीद असरात अब सामने आने लगे हैं। इस्लामाबाद में एक ही दिन में 620 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 8.5% तक पहुंच गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के 620 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक अब मुस्बत केसेस की शरह 8.5% तक जा पहुंची है। पहली लहर में एक रोज़ में सबसे ज़्यादा 771 और दूसरी लहर में 571 रिपोर्ट हुए थे। तो कोरोना की तीसरी लहर, जिसे ब्रिटिश स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, इससे सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो रही है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो कोरोना के 620 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह अब 8.5 हो चुकी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा। अरहम, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा इस नई डेवलपमेंट से मुतालिक। 8.5% तक पहुंच गई है, जबकि पहली लहर में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा केसेस 771 रिपोर्ट हुए थे, दूसरी लहर में 571 केसेस रिपोर्ट हुए थे और तीसरी लहर जो है उसमें खतरनाक तौर पे इजाफा देखने में आ रहा है और 620 जो केसेस हैं वो एक दिन में रिपोर्ट। ठीक है, SOPs पर अमल करना चाहिए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अरहम। खबरों में आगे दिखाएंगे नाबीना निशानेबाज। कराची के जिला बस्ती में इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को मजाक बना लिया। जिन इलाकों की निशानदही की गई वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं निकला। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कराची के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मगर क्या ये ऐलान दुरुस्त है? डिप्टी कमिश्नर वस्ती के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची के इस घर में कोरोना का एक मरीज मौजूद है। मकीन सरकार के दावे की तरदीद करते हैं। हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। एज यू हैव ऑलरेडी चेक्ड, एंड जिसको भी चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। ये एड्रेस जो है गलत है और हमारे घर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। यह है न्यू कराची सेक्टर 5F। हलवा पूरी की दुकान भी खुली है और मुर्गी फरोश का काम जारी है। इलाके के लोग भी लॉकडाउन से बेखबर निकले। कोई ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं है, कुछ भी नहीं। 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अभी तक हमने जब से कोरोना का चला है यहाँ इस इलाके में तो कोई असर नहीं है। मुताल्लिका इलाकों के लोग कहते हैं जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन में UC नंबर भी बरसों पुराने हैं। अब तमाम UC नंबर बदल गए हैं, मगर सरकार को इसका इल्म ही नहीं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अहम मामला, अहम अदालती कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के केस की समाअत हुई। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, आज काफी तवील समाअत हुई है डस्का के हवाले से और PTI के वकील ने अपने दलाइल दिए और आखिर में उन्होंने एक दफा फिर से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की सदा की। जो अदालत ने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इलेक्शन 10 अप्रैल को दोबारा शेड्यूल है और अभी उसमें काफी टाइम है। इस स्टेज के ऊपर अगर फैसला मुअत्तल कर भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों फ्री कैन में से किसी को। जैसे सुमरता बंदयाल ने काफी अहम रिमार्क दिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा जिसका हम एहतराम करते हैं,
बज़ाहिर जो चीजें सामने आई उसमें ये लगता है कि पुलिस के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन ने ये दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है, और जो पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसको दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो 2 हलाकतें हुई हैं डस्का में इंतखाबात के दौरान, और जो फायरिंग के वाकयात पेश आए हैं बहुत सारे पोलिंग सेक्शंस पर, इसके हवाले से कानूनी नुक्ता है, इसका जायजा लेंगे कि क्या हवाई फायरिंग का ये जवाज बनता है दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग कराने का। अभी भी ये समाज जारी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की रोज़ाना समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। बात कर लेते हैं शाहिद हुसैन से। शाहिद, इस हवाले से आगाह कीजिए। जी, ये दरख्वास्त दायर की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो उनका दावा है हतक इज्जत का वज़ीर आज़म के खिलाफ, उस पर जवाब जो है वो दाखिल नहीं किया जा रहा, जबकि कानून में ये गुंजाइश है, कानून में ये कहा गया है कि 90 रोज़ में हक़ इज़्ज़त के दावे का फैसला होना है। अदालत ने इस पर, अदालत का जो ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफिस, उसने इस पर यह एतराज़ आयद किया था कि इनको पहले एडिशनल सेशन जो जज हैं उनसे रुजू करना चाहिए, डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रुजू करना चाहिए। इसी एतराज़ पर फैसला महफूज किया था, और अब अदालत ने उस ऑफिस एतराज़ का जो है, जो ऑफिस का एतराज़ था, उसको बरकरार रखा है और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन आपका। मोदी को करप्शन के माल से बने जाती उमरा शाही महल में वेलकम कहा गया। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कि करप्ट जिले सुबहानी ने हर दौर में कमर जमान पर नवाजिशात की बारिश की। फिरदौस आशिक ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। इमरान खान अवाम का पैसा अवाम पर लगाता है। तो आपको बताएं कि ये ताज़ा ट्वीट सामने आया फिरदौस आशिक अवान का, जिसमें वो ये कहती हैं कि मोदी को करप्शन के माल से बनी गाला जाती उमरा में शाही महल में वेलकम कहा गया। करप्ट जिले सुबहानी ने हर दौर में कमर जमान पर नवाजिशात की बारिश की। फिरदौस आशिक अवान मजीद ये भी लिखती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। 4 अप्रैल तक इंतजार करो, फिर इस्तीफों का बताएंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों का मामला भुट्टो की बरसी तक टाल दिया। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। आप अपने CAC के पास जाएं। सिर्फ चंद दिन दिए थे मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को। मोहलत दी गई चंद दिन की। CEC का इजलास बुलाने के लिए, इस्तीफे लाने के लिए, सोचकर वापस आने के लिए, रूठी PDM को मनाने के लिए। मगर क्या पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की इस मोहलत को संजीदा ना लिया, अनसुना कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC चंद दिन नहीं बल्कि PDM के इजलास के पूरे 18 दिन बाद बुलाई है। मौलाना के रूट कर जाने के बाद तो यूं लगा था कि PP हंगामी इजलास बुलाएगी। जैसे पहले मौलाना के रूटने पर बिलावल इशारों में सबको इकट्ठा कर लिया करते थे। तकरीर नहीं जा रही, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट करा। मगर लगता है अब हालात बदल गए हैं। जरदारी मौलाना का साथ छोड़कर किस समत गए हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह क्योंकि PP ने जो इजलास बुलाया है वो तो हर साल 4 अप्रैल को भुट्टो की बरसी के मौके पर होता है। चंद दिन नहीं, अब 4 अप्रैल तक इंतजार करना होगा, जाने उसके बाद क्या होगा। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है। शाही किले में सुरंग, तफसीलात जानिए थोड़ी ही देर में। मौलाना फजलुर रहमान के PDM की डूबती कश्ती को बचाने के लिए जतन। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से राब्ते। जरदारी और फजलुर रहमान में साथ चलने पर इत्तफाक हो गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआहदे के एक एक नुक्ते पर कायम है। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को फ़ोन घुमाया। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद PDM का सरबराह इजलास बुलाने पर इत्तफाक हो गया। इस्तीफे जमा कराएं। इस्तीफे हमारा एटम बम है।
पीडीएम की डूबती कश्ती को कैसे बचाएं? क्या करें क्या ना करें? एक साथ कैसे चलें? आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फजलुर रहमान ने इख्तिलाफी उमूर आम न करने की दरख्वास्त की। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी मुआहिदे के एक एक नुक्ते पर कायम है। इंतशार की सूरत हाल किसी के मुफाद में नहीं। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम का सरबरा इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी आए तो खुश आमदीद, ना आई तो 10 जमातें आइंदा का लाहेअमल तय करेंगी। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और जेल भरो तहरीक पर भी बातचीत हुई। एक उम्मीद थी, एक आस थी, एक जमात साथ साथ थी, जो तन्हा निकल गई या तन्हा कर गई। पीडीएम सरबरा की उदासी का क्या आलम है, आइए देखते हैं। ये कहते हैं जी आपकी तकरीर नहीं जा रही है बाहर। आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी मुनासिब बात है। थोड़ा है किसी ने, बड़े कमजोर बात हुई। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही। हर कदम पे हम साथ होंगे, साथ मिलकर फैसले लेंगे। कहाँ ले गया ये आदमी हमें, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। कुछ हमसे भी सीख लो, हमारी भी सुन लो। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी कहानी कैसे कहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म करार दे दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में बोले मरियम ने पीडीएम की दीगर जमातों से फासले पैदा कर लिए। पीडीएम का एजेंडा अभी तक मुस्लिम लीग नवाज से सेट किया है। पहली बार आसिफ अली जरदारी ने एजेंडे पर अपना फैसला सुनाया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म करार दे दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में बोले मरियम ने पीडीएम की दीगर जमातों से फासला पैदा किया। पीडीएम का एजेंडा अभी तक मुस्लिम लीग नवाज ने सेट किया था। पहली बार आसिफ अली जरदारी ने एजेंडे पर अपना फैसला सुनाया। पीडीएम से पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग दूर हो रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा नून लीग पीडीएम में अपना एजेंडा चलाती रही है। मरियम बीबी ने अपना कुछ और फासला पैदा कर लिया है पीडीएम की बाकी जमातों। अभी तक तो एजेंडा जो है पीडीएम का वो तो सेट ही किया है मुस्लिम लीग नवाज ने। पहली मरतबा जरदारी साहब ने उस एजेंडे पे अपना कोई फैसला उनको सुनाया है। एतजाज़ एहसन ने कहा इस्तीफों से कुछ नहीं होगा। फजलुर रहमान की क़यादत पर सवाल भी उठाया। मैं इस्तीफों के खिलाफ हूँ, पहले दिन से खिलाफ हूँ। और असेंबली खत्म होती है इस्तीफों से, उनको सिर्फ 84 चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। और उन्होंने कोई कामयाब तहरीक का तो अभी तक की क़यादत तो नहीं की। एतजाज़ एहसन ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर भी करार दिया। आपकी नज़र में सर इमरान खान नवाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म है? मेरी निगाह में तो आप ज़ाती तौर पे समझ सकती हैं कि मैं समझता हूँ कि वो गालिबन है। उनका मजीद कहना था कि नून लीग बगैर किसी को एतमाद में लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करती है, बात नहीं बनती तो मुखालिफ बयानियां शुरू कर देती है। आगे दिखाएंगे गोरख हिल का हसीन मौसम। 2.5 साल के वक्फे के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान आबी मुज़ाकरात बहाल होने लगे। पाकिस्तानी वफ्द 22 मार्च को नई दिल्ली में मुज़ाकरात के लिए रवाना होगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, 23 और 24 मार्च को मुज़ाकरात होंगे। जी बिल्कुल, ये मुज़ाकरात 2.5 साल के जो वक्फे के बाद शुरू हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं
इसको अपोज करते रहे हैं, और उनका ये भी कहना था कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो भी खत्म कर दी है, लेकिन दोबारा इंटरनेशनल प्रेशर भी है और वैसे भी हालात ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं। और पाकिस्तानी वफ़द जैसे ताज कमिश्नर सैयद मेहर अली शिकरी शाह की क़यादत में 22 मार्च को लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में मुज़ाकरात होंगे। जो एजेंडा है जो मुज़ाकरात है उनमें बुनियादी तौर पर दरियाई चिनाब पे जो मुतराज़ा मनसूबे हैं, जिनमें पकल दल है, लोअर कलनाई है, तारबुक है और नीमू चालिंग मनसूबे हैं, जो कि जिनमें से अक्सर रन ऑफ द रिवर हैं। और लेकिन पाकिस्तान को उन पर इतराज है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान जो उसका पूरा हक है वेस्टर्न रिवर पे, जिनमें दरिया चिनाब, इंडस और झेलम है, उन पर पूरा हक है। लेकिन भारत का ख्याल है कि जो जितना भी एग्रीकल्चर यूज है या इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मंसूबे हैं वो भारत। ठीक है, इन तमाम तर मामलात पर बात होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान आपका। आर्मी चीफ ने खित्ते के अमन के लिए बड़ा दिल दिखाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अगर भारत आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त की पाबंदियों पर नज़रसानी करता है तो पाकिस्तान और भारत में गुफ्तगू का ऑप्शन खुला है। उस समय के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। जब ताल्लुकात में बिल्कुल तातुल हो तो जमूद तोड़ने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी का दुनिया सहारा लेती रही है, लेकिन मामलात तय होते हैं जब आप आमने सामने मेज पर बैठते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं और उनका रास्ता निकालते हैं। अगर भारत इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आगे बढ़ता है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो कि बहुत नाजुक है और बिगड़ी हुई है उस पर नजरसानी करता है तो पाकिस्तान गुफ्तगू-ओ-शुनीद से कभी घबराएगा नहीं। पाक फ़ज़ाइया में कमान की तब्दीली। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का अलविदाई खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया है। ज़हीरुद्दीन बाबर को नया सरबराह बनने पर मुबारकबाद पेश की। दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया पाकिस्तान एयरफोर्स में कमांड की तब्दीली। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शानदार पुरवकार तकरीब। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल अनवर मुजाहिद खान का शायान शान इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तैयारों की घनगरज। एयर चीफ मार्शल को अलविदाई सलामी पेश की। सुबुकदोश एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कमान एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के हवाले की। अलविदाई खिताब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा फ़िदाइया के हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। I am grateful to all my principal staff officers for their wholehearted support, partnership and cooperation. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Armed Forces Zindabad, Pakistan Paindabad. सुबुकदोश फ़िदाइया सरबराह ने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर आज से पेशा वराना जिम्मेदारियां संभालेंगे। वफाकी हुकूमत ने जिना अस्पताल कराची को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल कराची वफाकी हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुश्ताक कासिम छापरा, रौनक लाखानी, डॉक्टर मोहम्मद अरफान और राशिद खान शामिल होंगे इस गवर्नर बॉडी में। और वफाकी तिब्बी तालीमी ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है उस पर फौरी तौर पर इसे नाफिज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 मसूल, उसमें वजीर सेहत ने ये कहा था कि हम इस बोर्ड को की मुखालफत करते हैं और हम इसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस जो बोर्ड है ये इसके पास तमाम इख्तियारात
होंगे जना अस्पताल को चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। 2 मोरिया पुल का बुरा हाल, जानिए कुछ देर बाद। और खैरपुर में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं, कुत्तों ने 4 बच्चों समेत 9 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफीक शर से। शफीक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैरपुर में जो है कि वो थरी मिरवा के इलाके में हंडियारी डेडानू समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है कि तहसील थरी मिरवा के इलाके में कुत्तों ने 6 साल एहसन, 4 साल सरफराज और 9 साल सुमेर लाशारी शहजाद शेख समेत जो है कि वो 4 बच्चों समेत 9 अफराद को काटने से जख्मी कर लिया है, जिनको जो है कि इलाका ने वहाँ से मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनमें से कुछ को जहाँ पर इस वक्त उनका इलाज किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शफीक। बुरेवाला, साहिवाल, टोबटिक सिंह और भावलपुर में ट्रैफिक हादसात में खातून जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। बुरेवाला में टायर फटने से तेज़ रफ्तार कार उलट गई, हादसे में खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर वैन ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। उधर टोबटिक सिंह में शोरकोट रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। भावलपुर में मुसाफिर बस तेज़ रफ्तारी के बाइस बिजली के पोल से टकरा गई, इस हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। लाहौर में रायविंड रोड पर तेज़ रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और जाँ बहक होने वालों में तैयब, इरफान और अली शामिल है। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। अटक के घर में शादी की तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 21 अफराद जख्मी हो गए। अटक के मोहल्ला शाहबाद में शादी की तकरीब जारी थी, अचानक छत सहन में आ गिरी, मलबे तले दबकर 21 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 10 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 8 खवातीन को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। और अब आपको मिलाते हैं रावलपिंडी के अनोखे तीर अंदाजों से। उमर आसिफ की रिपोर्ट में। ये लगा तीर निशाने पर, लेकिन निशानेबाज कोई आम तीरंदाज नहीं, रावलपिंडी के नाबीना खिलाड़ी हैं जनाब। नजर ना हो तो निशाना भला कैसे लग सकता है, सवाल तो उठता है ना। तो इन खसूसी तीरंदाजों का इन्हिसार होता है अपनी हसासियत और स्टैंड की पोजीशन पर। फिर मेहनत, लगन और मशक का तड़का लगे तो तीर ठीक हदफ पर ही जाके लगता है। इसमें आम आर्चरी के निस्बत इसमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा इसलिए करनी पड़ती है कि हम चूँकि देख नहीं सकते, उन्हें जो चीज़ सपोर्ट करती है वो हमारा स्टैंड है। जितना अपने गेम को खेल सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आप अपने एम को बेहतर कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट हासिल करने हैं। इन खिलाड़ियों की सलाहियतों का अहवाल इनके कोच मोहम्मद एजाज की ज़बानी भी जान लें। आम लोगों से अगर मैं देखूं तो ये बहुत सेंसिटिव हैं और जल्दी सीखते हैं। इनको मैं ब्लाइंड नहीं कहता, इनको मैं कहता हूँ ये अंदर की एक आंख रखते हैं। नाबीना तीरंदाज की मेहनत, लगन और हौसला बहुत से फिट लोगों के लिए मिसाल से कम नहीं। रद्दी से मोती, माजरा क्या है जानिए थोड़ी ही देर में। लाहौर के शाही किले से 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है, जिसे मुगलिया दौर में पानी की निकासी और खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आयशा आता की रिपोर्ट। लाहौर का शाही किला मुगलिया फने तामीर का अजीम शाहकार, जहां माजी से जुड़े राज आज भी मनो मट्टी तले दबे हैं। इन राजों से पर्दा उठाने के लिए हाल ही में शाही किला से खुदाई के दौरान 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त हुई है। कुछ अरसा कबल मोती मस्जिद और मकातिब खाना की बहाली के लिए खुदाई के दौरान सुरंग के आसार बरामद हुए, जो हकीकत में एक बरसाती ड्रेन सिस्टम था, जिसे 400 साल कबल बनाया गया था। ये जासूसी के लिए या किले के ज़ेरे ज़मीन जो रास्ते थे, ये रास्ते के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही, क्योंकि हमारे मुल्क का जो मौसम है वो ये ड्रेनेज सिस्टम था जो सिर्फ बरसात के दिनों में इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं भी बाकी सारा साल जो है ये ज़ेरे ज़मीन रास्ते के तौर पे इस्तेमाल होता रहे। सुरंग में दाखिल हो तो मरकजी सुरंग के साथ कई छोटी सुरंगें भी मिलती हैं। सुरंग की दीवारों में चिराग रखने के लिए 10 से
बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं, उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे, वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको, यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया ही इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफ़ा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे, उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भी हैं। अब देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज़ ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये सारा वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 2 रास्ते आएंगे, और एक खुशी का रास्ता है और एक आपकी तबाही का रास्ता है। एक वो रास्ता है जो आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है। सारे सबसे ज़्यादा नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की किसी की भी आसान ज़िंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल ज़िंदगियाँ थी। तो ये जो हम कई दफ़ा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है,
और जिसको बुरा समझते वो अच्छा है। मतलब ये है कि हम आसान ज़िंदगी को कई दफ़ा अच्छा समझते हैं, वो इंसान के पोटेंशियल को तबाह कर देता है। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं ज़िंदगी में। कोई आज तक बड़ा काम किसी इंसान ने नहीं किया शॉर्टकट लेके, कभी भी नहीं हुआ। अगर अल्लाह के हबीब, जो इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, अगर उनको 13 साल सब इतने मुश्किल वक्त से अल्लाह ने गुजारा, तो बुरा तो नहीं होगा हमारे लिए। अल्लाह ने साबित किया कि जब वो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बने तो 13 साल उनको सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा। 10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया है। कभी इसलिए मैंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे, जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज़ थी कि 13, 15, 16 सालों के अंदर वो वही जिनकी हैसियत नहीं थी, वो 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन किया। सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में सारी जगह चले गए और उनकी फ़ौजें कामयाब हो गई, वो तो मंगोलियन की जो चंगेज़ खान की फ़ौजें थी वो भी सबसे तेज़ी से कामयाब हो गई। लेकिन 100 साल के बाद पता ही नहीं कि मंगोलियन किधर गए, मंगोलियन सिविलाइजेशन का ही नहीं पता। इन्होंने तो वो सिविलाइजेशन कायम किया जो सबसे अजीम सिविलाइजेशन था, और जिसकी वजह से अगर यूरोप आज और वेस्ट आगे बढ़ा है तो वो सिविलाइजेशन ने जो नॉलेज को डेवलप किया और फिर आगे उनके साइंटिस्ट मुसलमानों ने आगे छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंशाल्लाह नॉलेज सिटी बनेगी, ये तो गवर्नमेंट में नहीं ना, ये तो मैंने गवर्नमेंट के बाहर बनाई है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो इंशाल्लाह, जो इलामा इकबाल ने जो एक किताब लिखी थी कि द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, कि इस्लाम के थॉट को डेवलप करें, हमारे इंटेलेक्चुअल्स आएँ, वो बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। इलामा इकबाल का बड़ा वाज़ेह था कि ये मुल्क एक दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि असल में इस्लाम क्या है, और वो इंशाल्लाह हम यहाँ डेवलप करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैंने कहा है कि एक ज़रूर हमें एक से शुरू करेंगे, अभी हम सरगोदा यूनिवर्सिटी से शुरू कर रहे हैं, PhD क्लासेस हों, और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़रूर एक क्लास हो जो डेवलप करे कि हमें इंसान बनाए। टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन तो हमें आगे लेके जाएगा। जो टेक्नोलॉजी की अब रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में, इस स्पीड पे कभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी नहीं जो इस स्पीड पे आज बढ़ रही है, तो वो तो हमें उस पर शिरकत करनी है पूरी तरह। हम आगे पीछे रह गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको जब तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगा रोज़गार नहीं मिलेगा। यानी वो, और जितना हम अपने इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते जाएं, जितना उनके ऊपर खर्च करते जाएंगे, वो माशरे में वैल्यू ऐड करेंगे, और दुनिया में तो वो इकॉनमी ऊपर जाती है जो नॉलेज इकॉनमी है। तो हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ी हमने गलती की कि हमने ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना अपनी हायर एजुकेशन पे, ना टेक्निकल एजुकेशन पे इतना जोर लगाया। तो ये दोनों साथ साथ जाते हैं। एक आपको इक्विप करता है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे साइंसदान जब मुसलमान ऊपर गए तो साइंसदान भी सारे टॉप मुसलमान थे। दूसरा, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बताता है कि हमारा दुनिया में मकसद क्या है। हम अक्लमंद जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोगों को एक और लेवल पे लेके जाती है। अमेरिका की जो असेंट हुई, जब आज से 120 साल पहले ऊपर जाना शुरू हुआ अमेरिका, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा
ग्रेजुएट्स अमेरिका में निकल रहे थे। जब आपके ग्रेजुएट्स, जब आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने अपने पॉपुलेशन पे, तो वो खुद ही मुल्क उठा देता है। ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कुछ करने की। एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन खुद कौम को उठाता है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ से आपके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं मलाकान यूनिवर्सिटी के, और इंशाअल्लाह मैंने महमूद खान को कहा हुआ है कि जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते जाएंगे, हम बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज़ था, और मैं आपको ज़रा बताऊं कि मकरूज़ कैसे था, यानी आपको स्टेटिस्टिकली पता चले कि मुल्क के हालात क्या थे। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्ज़ों की किस्तें देनी थी और अपनी रीपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता तो रुपए ने गिर जाना था। जब रुपए ने गिरना था तो सब कुछ चीज़ सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपये डॉलर से 155 या 160 पे पहुंचा है। तो जब रुपया गिरता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो सब तो इफ़ेक्ट रुपए की कमज़ोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं थी, इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज ज़रा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्ज़ों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्ज़ों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज़्यादा। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया, उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। सूद के साथ जो हमने लोन रिपेमेंट्स किए हैं, उन्होंने आराम से उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। तो इसका होता क्या है, जब आप इतने ज़्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे ही नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। तो ये एक तो हम अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, हमारे जो चैलेंजेस और हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1, अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारी दौलत में इजाफा करें। मसलन लाहौर में रावी सिटी बना रहे हैं, नया शहर, इसके अंदर ट्रिलियंस की यानी कई हज़ार अरब रुपए की इसके अंदर वेल्थ जनरेशन होगी। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा। एक कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं। जिस वक्त अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। फिर हमने लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट बनाई है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि उससे 6,000 अरब रुपए की वेल्थ जनरेशन होगी। फिर 2 बड़ी डैम्स बना रहे हैं 50 साल के बाद, बादशाह डैम और ममन डैम। 50 साल के बाद ये 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं। ये वेल्थ जनरेट करेंगी क्योंकि इससे हमारा पानी से जो बचेगा, उस पानी से हम फसलें, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। सारा जो हमारा चश्मा राइट बैंक कैनाल का, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कहते रहते हैं, उससे कम से कम कोई 3 लाख एकड़ DI खान के अंदर ज़मीन काश्त हो सकती है। तो उसके लिए तो बड़ी डैम्स, तो वो इनसे वेल्थ जनरेशन होगी।
फिर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वो इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम वो इंसेंटिव दे रहे हैं और वो उस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए आसानियाँ की, अपने लो कॉस्ट घर बना रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जैसे जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन चलती है तो 30 और इंडस्ट्री चलती है, रोजगार भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन भी होती है। और फिर जो अगली चीज़ है टूरिज्म। टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो अकेली टूरिज्म पाकिस्तान को इतना पैसा ला सकती है फॉरेन एक्सचेंज में, जो हमारा ये जो सारे मसले हैं फॉरेन रिजर्व्स के, ये सब ख़त्म हो सकते हैं। और टूरिज्म जो इस वक्त अंदरूनी टूरिज्म है, डोमेस्टिक टूरिज्म है, वो पाकिस्तान में टेक ऑफ कर गई है। अब स्वात में तो खैर आपको पता ही होगा कि कितनी टूरिज्म एक पिछले 2 सालों में आई है। कोरोना के बावजूद कभी पाकिस्तान में इतनी टूरिज्म नहीं आई, और पहले तो सिर्फ गर्मियों में आती थी, अब गर्मियों और सर्दियों में टूरिज्म है। इसलिए ये बड़ा अच्छा आपने यहाँ हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस रखी हुई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टूरिज्म में इन पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इतना रोज़गार मिलेगा लोगों को, उनको जाना नहीं, लोग जाते हैं बाहर, कोई कराची जाता है, कोई दुबई, कोई सऊदी अरेबिया नौकरियाँ ढूंढने के लिए। लेकिन जब ये टूरिज्म टेक ऑफ हो गई, ये सारे इलाके के अंदर लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वो पैसा जनरेट करता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान तो कोई मेरे ख्याल में $1 या 2-3 मिलियन भी नहीं जनरेट करता टूरिज्म से। मलेशिया जिसकी सिर्फ सी टूरिज्म है, $20 अरब जनरेट करता है, $20 अरब। हमारी एक्सपोर्ट्स 25-26 अरब है, तो सिर्फ टूरिज्म से। फिर तुर्की $40 अरब जनरेट करता है टूरिज्म से। स्विट्जरलैंड 2 फिगर्स आती हैं, 60 अरब से $80 अरब जनरेट करता है। और स्विट्जरलैंड, हमारा जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज, वो आधे हैं स्विट्जरलैंड से, सॉरी स्विट्जरलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरिया से, दुगना है स्विट्जरलैंड का साइज। तो हम अगर इसको सही माने में यूटिलाइज करें, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने आके कहा कि जो स्कीइंग यहाँ इधर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में है, वो कहता है उसने दुनिया में कहीं नहीं है इस तरह की स्कीइंग, और स्कीइंग के ऊपर ही सारा जो स्विट्जरलैंड का पैसा बनता ही स्कीइंग के ऊपर है। तो हम सिर्फ टूरिज्म को अब हम पूरा जोर लगाने लगे हैं टूरिज्म पे, और इंशाअल्लाह इसको पूरी तरह, और ये जो आपने मलाकंड में कोर्सेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रखे, ज़बरदस्त काम किया आपने, बिकॉज ये फ्यूचर है अब आगे। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए मुल्क कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं आगे जाता। सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने सिर्फ कपास उगानी है और ये धागा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, हमारे पास कभी इतनी दौलत नहीं आएगी। सिंपल है ना, एक दुकान है, एक दुकान आटा बेचती है, दूसरी दुकान कंप्यूटर बेचती है। अब सोचो उसकी क्या आमदनी है और इसकी क्या आमदनी है। उसी तरह मुल्क जब वो वैल्यू ऐड करता है, जब वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना देता है, उसकी इतनी ज़्यादा रिटर्न्स हैं कि वो मुल्क ऊपर उठ जाता है। मलेशिया, जब महातिर मोहम्मद मलेशिया में आए अर्ली 80s में, तो मलेशिया सिर्फ रबर और मेरे ख्याल में टिन, ये 2 एक्सपोर्ट्स थी उसकी। उसने आके इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले कॉटेज इंडस्ट्री बनाई, और वो आहिस्ता आहिस्ता वही कॉटेज इंडस्ट्री पूरी उनकी इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री बन गई। $80 अरब सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स थी। तो आगे हमने जो जाना है, हमने टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन लेके, और अपनी इंडस्ट्री को अब हमने पहली दफ़ा, ये 1950s में हमारी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, बदकिस्मती से 70s में नेशनलाइज कर दी, वो सारा कुछ रुक गया। अब हम उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री उठा रहा है। आखिर में मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, देखें अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। इसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि मैं हैरान हूँ कि लोगों को पता ही नहीं क्या नेमतें दी हैं अल्लाह ने। कोई भी नेमत यहाँ है ही नहीं जो कि हमारे पास नहीं है अल्लाह की।
सिर्फ मसला ये है कि हमने अपने माइंड चेंज करने हैं। जब मैं कहता हूँ ना नया पाकिस्तान, नई सोच चाहिए हमें। वही जो पुरानी घिटी पिसी तरीके हमने इख्तियार किए हुए, जो एक और चीज़ मैं मिस कर गया, एग्रीकल्चर, इसमें हमारी सारी पुरानी टेक्निक्स हैं। अभी बड़ी अच्छी आपने बात की जैतून की। आप सोचें हम पता नहीं कोई $3 अरब का तेल बाहर से, एडिबल ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून उगा सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट को बनाया कनाडा से, उसने कहा कि जो सारा दरियाए सिंध का जो राइट साइड है उससे बेहतर जैतून उगाने की कोई जगह ही नहीं है। और उसकी कितनी यानी वैल्यू एड जैतून का, जो आप अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट उसकी शुरू कर दें, और यहाँ पहले तो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यानी ऐसा दरख्त है जो कम बारिश पे मुश्किल जगह पे उग जाता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जैतून के ऊपर लेके आ रहे हैं। फिर एक एवोकाडो है, मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूँ। जो सबसे महंगी सब्जी गिनी जाती है उसको एवोकाडो कहते हैं। इतना बेहतर उगता है हमारे मुल्क में। मैंने अपने इस्लामाबाद में घर में लगाए हैं, वो सर ज़बरदस्त किस्म के एवोकाडोज हो गए, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा, थोड़ी जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत दिया अल्लाह ने, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके ऊपर सिर्फ, और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते अब एक नई पॉलिसी लेके आ रहा हूँ, वो जब मैं अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नई सोच लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की सोच। और यही सेक्टर इंशाल्लाह हमें अकेला सेक्टर भी उठा सकता है। तो मैं आखिर में फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह फिर भी आपके पास आऊँगा। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। जब कर्ज वापस करते हैं तो तालीम और सड़कों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता तो रुपया गिर जाता, सब कुछ महंगा हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म उनकी जानिब से खिताब किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मलकन के नए ब्लॉक की इफ्तिताही ये तकरीब। उन्होंने कहा कि ख्वाब है नबल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बने। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ देख चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी भी सितंबर में मुकम्मल हो जाएगी। मैंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है।